अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सिमीना है और इस वक्त मैं भी बसी की हालत में खड़ी थी, क्योंकि एक तो मौसम भी शदीद गर्म था और दूसरा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर काम से छुट्टी मुमकिन नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर चकराने लगता तो मैं गली में किसी दीवार के साथ ठेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मगर जो ही आंखें खोलती तो गली का कोई न कोई आवारा कुत्ता मेरी तरफ देखकर अपनी राल टपका रहा होता। न जाने क्यों इन कुत्तों को मैं लड़की कम और गोश्त ज्यादा लगती थी। तभी तो वो लड़की की खुशबू दूर से सूंघ लेते थे। लिहाजा मैं भी जल्दी से खड़ी हो जाती। सारा दिन एक गली से दूसरी गली इतना भारी बैग लेकर फिरते फिरते मेरी टांगें और बाजू शल हो चुके थे। ऊपर से गर्मी भी जोरों पर थी। न जाने इस बार इतनी शदीद गर्मी क्यों हो रही थी। मैं सुबह सवेरे नहाकर साफ कपड़े पहनकर निकलती थी, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही कपड़े पसीने से भीग जाते थे। ऐसे में बार बार पसीने पर दुपट्टा ठीक करती थी ताकि भीगे कपड़ों से जिस्म जाहिर ना हो। मगर आजकल के मर्दों की आंखों में जैसे एक्सरे मशीन फिट हो, क्योंकि वो मुझे देखते ही ऐसे घूरने लगते थे जब मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। ये गुर्बत और बेबसी भी इंसान को बड़ा ही जलील करती है। घर से निकलना मेरी मजबूरी थी और इसीलिए सुबह सुबह लोगों की नज़रों को अपने लिए लालच देखकर बड़ी शर्मिंदगी होती थी। गर्मी भी शदीद थी, लिहाजा बार बार बहुत प्यास लगती तो किसी से कह देती कोई पानी दे देता। हर दरवाजे पर दस्तक तो यूं ही देना पड़ती थी। बहुत कम ऐसा होता कि कोई तमीज से पेश आता। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही बात करते जैसे मैं कोई सेल्स गर्ल नहीं, भिखारन हूँ। मैं कंपनी की चीज़ें बेचने के लिए घर घर जाती थी, कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी कॉलोनी में, ताकि मेरे बैग में रखे कंपनी की शैम्पू, ऑयल और क्रीमें बिक सके, क्योंकि मेरा और मेरी माँ का पेट भी इसी काम से जुड़ा था। जिस दिन ये चीज़ें जल्दी और ज़्यादा बिक जाती थी उस दिन हम दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खा लेती थी। मगर जिस दिन कोई भी चीज़ ना बिकती उस दिन हम दोनों को भूखा रहना पड़ता था। यही मेरी जिंदगी थी। मुझे घर चलाने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। कभी कभार मुझे अपना आप किसी भिखारी की तरह लगने लगता था। हकीकत तो यह है कि भिखारियों से कुछ भी ज्यादा नहीं थी अपनी जिंदगी। हर दरवाजे पर दस्तक देना, बाजी जी ये नया शैम्पू आया है, बहनी ऑयल गिरते बालों को रोकता है, आंटी ये शैम्पू आपकी बेटी के बालों को नई जान देगा, प्लीज आप ये खरीद लें। ऐसा कहते हुए मुझे अपना आप किसी भिखारन की तरह ही लगता था, जो पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों के पैर तक पकड़ लेता है। हालांकि मेरा काम भीख मांगना नहीं था। मैं इज्जतदार तरीके से अपना रिस्क कमाती थी, मगर लोगों की नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। एक बेबसी मुझे चारों तरफ से घेर लेती थी और मैं शर्मिंदगी के मारे अपनी नज़रें झुका लेती थी, क्योंकि कुछ लोग मुझे तरस और हमदर्दी की निगाहों से देखते थे और कुछ लोगों की नज़रें बहुत गंदी होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कंपनी के इन शैम्पू और ऑयल की तरह मेरा वजूद भी बिकाऊ माल था। मगर मैं उन लोगों को कैसे समझाती कि मैं ये चीज़ें बेचने आती थी, मेरा जिस्म, मेरा वजूद कोई माल नहीं था। इसीलिए हर बार जब मैं किसी नई गली में जाती तो एक उम्मीद और यकीन से हर दरवाजे पर दस्तक देती और यही कहती थी कि बाजी, मार्केट में नया शैम्पू आया है, आपने लेना है। कुछ रखे रखाए जुमले अदा करना इस उम्मीद पर के कोई कुछ खरीद लेगा। मगर अक्सर ही मायूसी होती थी। लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से महंगे महंगे शैम्पू लेकर आते थे, मगर हम जैसी गरीब सेल्स गर्ल से सस्ती चीज़ें खरीदना क्यों अपनी तौहीन समझते थे। इसीलिए तो वो हमसे किसी भिखारी की तरह सलूक करते थे। हाँ, फर्क ये था कि भिखारी दुआओं के बदले में कुछ चाहते हैं और मैं अपनी चीज़ों को खूबी से पेश करती थी, रियायती कीमत पर, मगर कुछ खास फायदा नहीं होता था। मुझे लगता था कि भिखारी मुझसे ज़्यादा ही माहिर होते हैं अपने फ़न में, क्योंकि वो लोगों के दिल में छुपे खौफ को कैश कराना जानते हैं। कोई बददुआ ना लग जाए, मेरी गोद ना जड़ जाए, मेरा सुहाग सलामत रहे और ना जाने क्या क्या। इन बड़ी बड़ी बातों के आगे भला एक सेल्स गर्ल की क्या हैसियत थी, जो कॉस्मेटिक्स का सस्ता सामान उठाए, सारे ज़माने की थकन अपने चेहरे पर लिए लोगों को चेहरे बारौनक बनाने के मशवरे देती हूँ। इन ख्यालात ने मुझे खुद पर हंसने का मौका दे दिया। खैर,
मैंने अपने कदम तेज कर दिए क्योंकि माँ घर पर अकेली थी। कोई 15 मिनट चलने के बाद मैं स्टॉप पर पहुंचने ही वाली थी कि आंधी चलने लगी। धूल मिट्टी गड्ढों गुबार पसीने से शराबूर चेहरे पर वजह मिलने लगा, लेकिन इतना ही बहुत था कि गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी महसूस हुई। स्टॉप पर पहुंचने तक हल्की सी फुहार पड़ने लगी। शदीद गर्मी में बारिश के एहसास ने थकान आदि कम कर दी। मगरिब में कुछ ही वक्त बाकी था, सूरज डूबने के करीब था और बारिश तेज होने जा रही थी। बारिश का अच्छा एहसास अब परेशानी में बदलने लगा क्योंकि गाड़ी का नामो निशान नहीं था और गाड़ी फौरन मिलने के बाद भी 1 घंटे की मुसाफत पर मेरा घर था। बारिश शदीद होकर बरसने लगी। जैसे जैसे सड़क पर पानी भर रहा था, मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। ऊपर से माँ के बारे में सोच सोच कर दिल में हौल उठ रहे थे। अब तक तो वो सैकड़ों चक्कर गले के लगा चुकी होंगी। बीपी और शुगर की मरीज ने उनको पहले ही अधमुहा किया हुआ था। मैं 2 साल की थी और मेरे भाई 4 साल के थे जब अप्पू का इंतकाल हो गया। अम्मी ने सिलाई करके गुजारा किया और हम दोनों को मैट्रिक तक पढ़ाया। फिर मेरे भाई रोजगार की तलाश में कराची चले गए और मैं और अम्मी घर पर अकेले रह गए। मुझे मार्केटिंग का काम करते हुए तकरीबन साल होने को था। बस दाल रोटी चल रही थी। स्टॉप पर खड़े खड़े तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। कपड़े भीगने के बाद निचोड़ने लगे थे कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं 2 कदम पीछे हट के उस आदमी ने कार पर शीशा नीचे किया और कहने लगा, बारिश बहुत तेज है और आपको गाड़ी मिलने में 15-20 मिनट मजीद लग जाएंगे। आए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? मैं घबरा गई। किसी अनजान के साथ कैसे बैठ जाती गाड़ी में? आजकल अनजान लोगों के साथ अकेली गाड़ी में बैठना यानी अपने जान को खतरे में डालने के बराबर था। मर्दों का क्या भरोसा था, और तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का लालच देकर हम जैसी कमज़ोर और बेबस लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। पर ऐसे में जब कोई हादसा हो जाता है तो लोग इन अमीर लोगों को सजा देने के बजाय हम लड़कियों को कोसने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। दिल में मुझे भी मालूम था कि मज़ीद इंतज़ार का मतलब क्या है। उसने एक मरतबा फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि देखें, आप भी जानती होंगी कि 10 मिनट और बारिश रही तो यहाँ इतना पानी भर जाएगा कि आपके लिए यहाँ खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं रहेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाए। मैंने कदम बढ़ाए तो उसने पीछे वाला दरवाजे का लॉक खोल दिया। इस पर कुछ तसल्ली हुई कि बंदा शरीफ है। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। मैं भीगी बिल्ली बनी बैठी थी जिसने मुझसे मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपनी जॉब के बारे में बताया और अपनी माँ और भाई के बारे में। सरसरी गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि आप बुरा ना माने तो मैं कोई म्यूज़िक वगैरह लगा लूँ। मैंने कहा, लगा लें, मैं क्यों बुरा मानूंगी, आपकी गाड़ी है। मुझ पर तो आपने एहसान किया है कि मुझे लिफ्ट दी। इस पर उसने एक अच्छा सा गाना लगा दिया। टेस्ट अच्छा है इसका। मैंने दिल में सोचा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पिक कर लिया करूं। मैं यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ और ठीक इसी टाइम पर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, उमूमन तो मुझे गाड़ी मिल जाती है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि देर हो जाए। चलें, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर उसने बात खत्म कर दी। इतने में मेरा स्टॉप आ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गई। यूँ हल्का महसूस हुआ जैसे जान बची सो लाखों पाए। तेज तेज कदम उठाते घर की जानिब चल दी। घर क्या था, 3 मरले की जगह पर 2 खस्ता हाल कमरे थे। बरामदे की एक सिरे पर खाना पकाना करते थे और छोटा सा सेहन था। इसके एक कोने में बाथरूम था। खैर, जैसा भी था, अपना था। मैं और अम्मी ही तो थे, हमारे लिए काफ़ी था। गली में दाखिल हुई तो चाचा बशीर बनियान और शलवार पहने दरवाजे पर खड़ा मुझे आता देखकर मूछों को ताव देता हुआ अंदर चला गया। अभी मैं 2 कदम ही मजीद चली थी कि उसकी बीवी ने दरवाजे से झांका। आ गई है समीना? आज देर नहीं कर दी? जी खाला, गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती मैं जल्दी से घर में दाखिल हो गई। घर आई तो माँ सर बांधे बिस्तर पर पड़ी थी। मैं पास गई, हाल चाल पूछा तो माँ ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कितनी देर कर दी, माँ का एहसास नहीं है, वो कितनी परेशान थी, सर दर्द से फट रहा है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, अब आ गई हूँ ना, क्या करूँ, मजबूरी है। गाड़ी कभी वक्त पर मिल जाती है, कभी नहीं। अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। मैंने माँ को फटाफट रोटी बनाकर दी, फिर बीपी की गोली दी। माँ गोली खाकर सो गई। मेरे जहन में दिन के वाकयात घूमने लगे। वापसी का सफ़र उस मेहरबान शख्स से
मुलाकात किसी अच्छी याद की तरह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर दौड़ गई। मुझे खुद पर हंसी भी आई कि वो वक्त गुजारा तो कितने खौफ और खदशों की जद में था, पर अब खुश हो रही हूँ कि अच्छा सफ़र कटा। शायद ऐसा ही है इंसान, जब ख्वाब से निकल आता है तो उन्हीं बातों पर हंसता है, इंजॉय करता है। और ऐसी कितनी ही बातें प्यारा एहसास बनकर हमारे वजूद को सुकून बख्शती हैं। अगले सुबह घर से निकलते हुए दिल में हल्की सी ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि वो आज फिर मिल जाए। मेरे ख्याल में दिल पर घूंसा मारा कि मैंने खुद ही तो उसे मना किया था कि मुझे रोज़ मसला नहीं होता गाड़ी का। हम लड़कियां भी ना अजीब होती हैं, चाहती कुछ है कहती कुछ है। हम क्या कहें, हमें खुद भी पता नहीं होता, इसीलिए दर बदर रहती है। इस ख्याल से जो हल्का सा सुरूर मिला था दिल को, वो फिर रुखसत हो गया और मैंने खुद को अपने आप को रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक काम के लिए तैयार कर लिया। सारा दिन गली गली मारी मारी फिरी, लेकिन थकन का एहसास आज कदरे कम था और वापसी की जल्दी ज़्यादा थी। मैं अपनी मुनाफिकत पर शर्मा सी गई थी। आज वापसी पर स्टॉप पर पहुंचते ही गाड़ी मिल गई। एक तरफ इस बात पर तसल्ली भी थी और दूसरी तरफ हल्का सा दुख भी था। घर पहुंची तो माँ भी खुश हो गई कि आज वक्त पर आ गई हो। माँ ने मुझे ताज़ा रोटी बना कर दी। मैं खाना खाने बैठी तो माँ भी पास बैठ गई। वो ऐसे ही किया करती थी हर रोज़। इस दौरान मैं उसे दिन भर की उदास सुनाया करती थी, मगर आज मेरा जी नहीं जा रहा था। माँ की नज़र मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। वो मुंतज़र थी कि मैं कुछ बोलूं, पर मैं चाहती थी कि मैं खाना खाकर दूसरे कमरे में चली जाऊं। माँ कहने लगी, समीना क्या बात है, चुप चुप है? आज तू बताएगी नहीं दिन कैसा गुजरा? नहीं माँ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा बात करने का। माँ कुछ दिल गिरफ्तार सी होकर कहने लगी, सारा दिन भी अकेले पड़ी रहती हूँ। तू सुबह की गई शाम को घर आती है और अब तेरा मूड भी नहीं है बात करने को। माँ एकदम ज्यादा बूढ़ी लगने लगी। अच्छा ना माँ, अब नाराज ना हो, रोज करती हूँ ना बातें, कभी नहीं, खामोश रहने को भी तो चाहता है ना। जी अच्छा, चल तू बता, आज क्या किया सारा दिन? आस पड़ोस के क्या हालात हैं, क्या नई ताज़ी है? माँ ने बताया कि चाचा बशीर की घरवाली आई थी, कह रही थी कि कल समीना को क्यों इतनी देर हो गई। औरत साथ है, जल्दी घर आने का कहा करूँ, जमाना बड़ा ख़राब है, वगैरह वगैरह। मैं चिढ़ गई। मैं कौन सा सैर सपाटे के लिए जाती हूँ, रोज़गार कमाने जाती हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ। मैं भी रोज़ाना इतने लोगों से मिलती हूँ, अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। माँ बेचारी तो चुप ही हो गई कि ये सब उसने तो नहीं, चाचा बशीर की घरवाली ने कहा था। खैर इस सब के बाद मैं सोने चली गई और माँ न जाने कब तक जागती रही। अगली सुबह उठी तो माँ की आंखें सूजी हुई थी। माँ, तुम रोती रही हो? मैं एकदम घबरा गई। माँ क्यों ऐसे करती हो? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? लोगों की बातों को क्यों इतना सीरियस लेती हूँ? लोगों का तो काम है बातें बनाना। देख समीनो, हम गरीबों के पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इज्जत ही तो होती है। 2 साल की थी तू जब तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया। वो दिन और आज का दिन है। मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, कुछ खाने को था या नहीं। मैं तुम लोगों को हराम का एक नवाला नहीं खिलाया। अपनी और तुम्हारे बाप की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। कोई तेरे बारे में कोई बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी चाल ले लूंगी। माँ ने रोने शुरू कर दिया। मैंने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से माँ नॉर्मल हुई तो मैं घर से निकली। उसके 2 दिन बाद फिर मुझे कुछ देर हो गई तो शहरोज ने मुझे पिक कर लिया। मैं पहले दिन की तरह ही पिछली सीट पर खामोशी से बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। मैंने कहा बताना चाहे तो मैं सुन रही हूँ। वैसे मैं दूसरों के ज़ाती मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, मेरे मामले में भी नहीं। उन्होंने पूछा तो मैं खामोश रही। दिल में सोचा अभी दूसरी मुलाकात है और इसकी खुश फहमियाँ देखो। खैर उन्होंने मुझे बताया कि वो एक इंजीनियर है, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं बनती। वो एक मैट्रिक पास लड़की है, उनकी दूर की कज़न है, गांव से ब्याह कर लाए हैं। इसका मिजाज बिल्कुल भी बीवी से नहीं मिलता था, वगैरह वगैरह। मैंने दिन में सोचा हर आदमी दूसरी औरतों की तवज्जो पाने के लिए ऐसी ही कहानियां सुनाता है। मैंने पूछा आपको मालूम था वो कम पढ़ी लिखी है और गांव की है तो शादी क्यों की?
कहने लगा मजबूरी थी, माँ बाप अपना ताल्लुक गांव से बरकरार रखना चाहते थे और मैं ही उनकी वाहिद औलाद था जिसको उन्होंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। चंद ही दिनों में हमारी दोस्ती हो गई। मैं अब लोकल जाने के बजाय उनका इंतज़ार करती थी। मैं शहरोज को मेरी बातचीत का अंदाज और सादा मिजाजी पसंद थी। उन्होंने मुझे कोर्ट मैरिज की ऑफ़र की और मैंने कबूल कर ली। दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें सारा सारा दिन माँ के कान भरती। जब मैं वापस आती अम्मी सर बांध कर बिस्तर पर पड़ी होती। वो भी एक ऐसी ही शाम थी। मुझे मार्केटिंग मैनेजर ने बुलाया हुआ था। मीटिंग कुछ लंबी हो गई। इधर शहरों का इंतज़ार कर कर के बुरा हाल था। मैंने बहुत मना किया लेकिन उनकी ज़िद थी कि मैं खाना उनके साथ ही खाऊं। देखा तो अम्मी की बहुत सी कॉल्स आई हुई थी। मैंने दोबारा कॉल की तो नंबर बंद था। मैंने सोचा नाराज़ हो गई होंगी। करते कराते रात के 10 बज गए। जब मैं गली में दाखिल हुई तो काफ़ी चहल पहल महसूस हुई। मुझे परेशानी हुई कि अब तो सबको मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। लेकिन अपने घर के सामने पहुंची तो हुजूम था। घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मेरे पहुंचते ही हर तरफ सरगोशियां होने लगी। आ गई है इसकी बेटी, आ गई है समीना। थोड़ा आगे बढ़ी तो चाचा बशीर की बीवी ने मुझे अपनी तरफ पकड़कर घसीटा। अब सैर सपाटे करके आ गई हो, अब आने की क्या जरूरत थी, रात भी वहीं गुजार लेती। तेरी माँ क्या है, मर गई है तेरी माँ, चूहे मार गोलियां खा ली है इसने। तेरे इंतजार में मर गई है तेरी माँ। बाकी औरतें भी रोने लगी। हाय समीना, तूने अपनी माँ को मार दिया। वो तेरी राह देखते देखते मर गई। हाँ, मैं ही कातिल हूँ अपनी माँ की। मैंने उसे मार दिया। मैं कहकर जोर जोर से रोने लगी।